हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम अपने टॉपिक सिंथेसिस को आगे बढ़ाने वाले हैं। सिंथेसिस टॉपिक की बात करें, इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा एक बात और बताना चाहेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके आप अपनी क्विज में भाग ले सकते हो। क्विज में भाग लेकर आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की हुई है। इसके अलावा ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो अपने पास चल रहा है वो चल रहा है सिंथेसिस। अगर सिंथेसिस की बात करें तो अपनी बात चल रही थी कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो अपने जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कहने का मतलब है कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। हमने अपनी पीछे की जो कक्षा हुई थी उसमें डिटेल से बात कर ली थी कि इसमें अपने पास 3 क्लोज होते हैं, संख्या में इसमें 3 क्लोजेस होते हैं भाई। तो ये आपको क्लोजेस क्या होते हैं, इसके लिए आपको हमारी पीछे वाली क्लास देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि क्लोज के कौन कौन से क्लोज होते हैं। तो उसमें होता है नाउन क्लोज, और अपन नाउन क्लोज ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद में होता है एडजेक्टिव क्लोज, उसके बाद में होता है एडवर्ब क्लोज। और नाउन क्लोज के जो पढ़ रहे थे अपन, वो पढ़ रहे थे कार्य, यानी नाउन क्लोज को कार्य क्या क्या होता है। जो नाउन का कार्य होता है वही अपने पास नाउन क्लोज का कार्य होता है। इसके कार्य बताएं तो इसका कार्य सब्जेक्ट का कार्य होता है, इसका कार्य ऑब्जेक्ट का कार्य होता है, इसका कार्य कॉम्प्लीमेंट का होता है, कॉम्प्लीमेंट का कार्य होता है, इसका ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन का कार्य होता है। इसके अलावा नाउन इन अपोजिशन का कार्य होता है। ये सारे कार्य अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अपन ने जो जो पढ़ लिए कि नाउन क्लोज एज सब्जेक्ट अपन ने पढ़ लिया है, नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट अपन ने पढ़ लिया है, नाउन एज कॉम्प्लीमेंट ये भी अपन ने पढ़ लिया है। यानी अपने 1, 2 और 3 नाउन क्लोज के 3 कार्य पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग यहाँ इस चैनल पे अभी आए हो, इस वीडियो को अभी आए हो, पहली बार देख रहे हो, तो आपको पहले वाली क्लास देखनी चाहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, यानी नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यानी कहने का मतलब है नाउन क्लोज का जो कार्य है वो ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन का भी कार्य होता है। तो आज की क्लास में यही सीखने वाले हैं कि दो अपने पास दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, और उसमें एक सेंटेंस को अपन क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन क्लोज बनाएंगे, यानी नाउन क्लोज का कार्य पढ़ने वाले हैं। तो अपन बात कर लेते हैं। मैं इस एग्जाम्पल ही बताता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इतना तो आप लोगों को समझना है, तो पीछे वाली क्लास भी लेनी है। सारी डिटेल तो अभी बार बार क्लास में बताएंगे नहीं। तो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। नाउन क्लोज का जो कार्य है एज टू ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, दिस इज द स्कूल। एक सिंपल सेंटेंस लिख दिया, आई रीड, मैं पढ़ता हूं। बहुत आसान लैंग्वेज में जो अपने पास एग्जांपल है वो लिखता हूं मैं। और अब आपको मैं ये कहूं कि इसका आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, और इसको कॉम्प्लेक्स आप अपने किसी भी नियम से बना सकते हो, जो आपको पसंद आए उससे बना सकते हो। लेकिन अपने पास ये मान के चलो आपको नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन से बनाना है, यानी ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए आपको नाउन क्लोज है उसको कैसे बनाना है। ऐसा तो है नहीं कि इसको केवल एक ही तरीके से अपन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सही होने वाला है। जैसे मैं इस वाक्य को बनाऊंगा तो मुझे ये बनाना है कि नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। तो पहले तो मैं इसका बनाता हूं क्योंकि यही पढ़ रहा हूं मैं। तो जैसे दिस इज द स्कूल, ये फुल स्टॉप बनाऊंगा मैं। अब ये स्कूल है, इस स्कूल में मैं क्या है पढ़ता हूं, तो इसके अंदर पढ़ता हूं, तो मैं पहले प्रीपोजिशन लगाऊंगा। तो अंदर की बात आ गई तो मैंने इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते। ये प्रीपोजिशन में समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं इनका प्रयोग करता हूं। अब ये जो अपने पास इन लगाने के बाद तो बनेगा नहीं डायरेक्ट, क्योंकि आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होना चाहिए, एक रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड करता है आप पे। अब स्कूल के लिए अपन क्या काम में लेंगे, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए आपके पास एक ही रिलेटिव प्रोनाउन है, वो है विच। तो दिस इज द स्कूल इन विच। अब आगे वाला वाक्य पूरा लिख दे मैं, तो मैंने पूरा लिख दिया ये वाक्य।
आई रीड, तो क्या होगा, दिस इज द स्कूल इन विच आई रीड, ये वो विद्यालय जिसके अंदर मैं पढ़ता हूँ। तो ये जो इन है ये अपने पास ये क्लोज है। अब आप कहोगे सर ये समझाओ थोड़ा सा कि ऑब्जेक्ट कैसे है, मैं बता देता हूँ। ये अपने पास हो गया वाक्य। अब बात करते हैं इन विच आई स्टडी। एक बात ध्यान में रखनी है कि प्रीपोजिशन के बाद में जब नाउन आती है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में ही होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब ये प्रीपोजिशन है, इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसे है मैं बता देता हूँ। दिस इज द स्कूल इन विच आई स्टडी, जिसके अंदर मैं पढ़ता हूं, तो विच आई रीड, उसके अंदर, तो ये किसके लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए अपने पास क्या होगा। अब मैं बात बताता हूं कि ये क्लोज कैसे है, चलो बताते हैं। एक वाक्य ये रहा अपने पास, मुख्य वाक्य, पूरा सेंटेंस। अब बात करते हैं शब्दों का ऐसा समूह जिसका खुद का सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, खुद का प्रेडिकेट, ये रहा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, अब आप लोगों को पीछे वाली क्लास ले लेनी चाहिए जिससे आपको समझ में आ जाए। प्रेडिकेट होता है वर्ब या वर्ब के साथ जो भी अंत में तक बचा वो प्रेडिकेट होता है, और वह किसी मुख्य वाक्य का काम कर रहा होता है। अब ये दूसरे मुख्य वाक्य का हिस्सा कैसे है, क्योंकि ये अपने पास इस ऑब्जेक्ट, इस प्रीपोजिशन का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ तब आपको समझ में आने वाला है। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखूं, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एक एग्जाम्पल लिखेंगे अपन, बहुत ही आसान भाषा में एग्जाम्पल लिखूंगा मैं और आप बिल्कुल समझ जाओगे। देयर इज नो मीनिंग यू से। अब मैंने एक वाक्य लिख दिया भाई, दो वाक्य लिखे, देयर इज नो मीनिंग यू से, कोई अर्थ नहीं है, कोई मायने नहीं है, तुम कहते हो। अब इसको आपको प्रीपोजिशन से बनाना है भाई। मैंने वो वाक्य ना पिछले वाला वो अपने पास मैंने ये कहा था ना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से बनाना है। तो वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया था, और मैं एक बार पहले ये समझा देता हूँ, उसके बाद में उस वाक्य को दोबारा लिखता हूँ मैं। जैसे देयर इज नो मीनिंग यू से। अब बात करते हैं कि इसको पहले तो आपको क्या बनाना है, मैं दो तरीके से बनाता हूँ, वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पे आपको क्या क्या करना है। अब मैं इसको पहले तो बनाता हूँ ऑब्जेक्ट टू है प्रीपोजिशन क्लोज के बाद प्रयोग करते हैं, नाउन क्लोज का। तो देयर इज नो मीनिंग इन। अब मैंने इन क्या दिया, किसमें नहीं है, अब ये एक्स्ट्रा जानकारी है अभी। अब इसमें मैंने दैट इन दैट यू से। अब देखो इसका अर्थ बता, देयर इज नो मीनिंग इन दैट यू से। अब इसमें मैंने इन का प्रयोग किया है, इनके बाद में ये हो गया क्लोज, ये रहा क्लोज। शब्दों का ऐसा समूह जिसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का प्रेडिकेट हो और वह किसी मुख्य वाक्य का हिस्सा हो। तो इसका हिस्सा है कि नहीं, देयर इज नो मीनिंग, आपको उससे अर्थ नहीं है, किसमें नहीं है, इन दैट यू से, उसमें जिसमें जो तुम कहते हो उसमें कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि ये तो मैंने ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन बनाया है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए बनाया, तो क्या मैं इसको दूसरे तरीके से बना सकता हूं? बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कौन सा सही है। मैं इसका दूसरा बनाऊंगा, तो देयर इज नो मीनिंग व्हाट यू से। अब ये भी सही है, देयर इज नो मीनिंग व्हाट यू से, व्हाट यू से, कोई अर्थ नहीं है जो तुम कहते हो। तो इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, वो आपके ऑप्शंस पे सही है, डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस कैसे हैं। ये मान के चलो मैंने इसके अंत में फुल स्टॉप नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया और ये दोनों आ गए, तो दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? बिल्कुल ये सही होगा, क्योंकि इसके अंत में मैंने फुल स्टॉप मार्क लगा दिया, इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यानी कहने का मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग आपको कैसे करना है ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो जैसे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही स्पीक्स टू फास्ट। अब मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, लेकिन बुद्धिमान लड़का है, ही स्पीक्स टू फास्ट। बस उसमें कमी क्या है, वो बहुत तेज बोलता है, बहुत जल्दी जल्दी बोल देता है, ये आपको थोड़ा सा। अब मैं बता देता हूँ
कि आपको एक ऐसा प्रीपोजिशन देखना है जो आपको उसका विपरीत अर्थ निकाल के देवे। तो जैसे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब आपको एक ऐसा प्रीपोजिशन लेना है जो उसका विपरीत अर्थ निकाले। तो एक्सेप्ट अपने पास है, वो प्रीपोजिशन ऐसा है, बस बावजूद इसके एक्सेप्ट दैट, क्योंकि ये अतिरिक्त जानकारी है। अब अतिरिक्त जानकारी के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको पीछे वाली क्लास देखनी पड़ेगी भाई। एक्सेप्ट दैट, बाकी वाक्य ऐसा कैसा, ही स्पीक्स टू फास्ट। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये आपका ऐसे प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए वाक्य को कंप्लीट कर देना है, तभी आपको समझ में आने वाला है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और बताएंगे, उसके बाद इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ही डिपेंड्स, वह निर्भर करता है। दे प्रोवाइड, एक सिंपल से दो शब्दों का वाक्य और बहुत ही आसान वाक्य है। ऐसे वाक्य नॉर्मली आ जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे ही डिपेंड्स, अब डिपेंड कर रहा है भाई, तो डिपेंड किसी पर कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा है तो ऑन। और ये क्या है? द प्रोवाइड अतिरिक्त जानकारी है। द प्रोवाइड, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यानी कहने का मतलब है भाई कि वाक्य आपको, अब आप कहोगे सर इसका दूसरा एग्जांपल बन सकता है। बिल्कुल, आप अपने अनुसार, जैसे मैंने नाउन एज ऑब्जेक्ट बना दिया, नाउन एज सब्जेक्ट बना दिया, नाउन एज कॉम्प्लीमेंट बना दिया, तो सारे आपको देखने हैं। ये बिल्कुल आपको करना, आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन सही करते हो। ये हो जाता है अपने पास नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। इसके बाद चलो एक एग्जांपल और बताते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाला है। ये एग्जांपल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल क्या है कि बहुत बड़े बड़े अपने पास, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये आपको डिपेंड करता है कि आप कैसा समझते हो। जैसे देयर इज नो वन आई कैन बिलीव। अब मैंने वाक्य लिखा बहुत ही आसान, देयर इज नो वन, वहां पे कोई नहीं है, आई कैन बिलीव, जिनका मैं भरोसा कर सकूं। अब इसमें आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए वाक्य को क्या बनाना है? एक वाक्य को ऑब्जेक्ट क्लोज बना देना है, उसके बाद में वाक्य कंप्लीट करना है। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि मुझे किनमें विश्वास नहीं है, जिनमें मैं भरोसा कर सकता हूं। तो जैसे देयर इज नो वन इन whom, क्योंकि इसके बाद में प्रीपोजिशन के बाद में हु का प्रयोग होता ही नहीं है। इन whom आई कैन बिलीव, ये हो गया वाक्य आपका कंप्लीट। ये आपको डिपेंड करता है आप पर कि आप कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए वाक्य को कंप्लीट करते हो। अब मैंने यहाँ कर दिया कि ऑन कर देता मैं, तो क्या होता था? गलत हो जाता है कि मुझे किन में विश्वास नहीं है, उनमें विश्वास नहीं है। तो इनमें, उनमें का मतलब इन whom आई कैन बिलीव, यानी वहां पे कोई ऐसा नहीं है जिनमें मैं विश्वास कर सकता हूँ। ये आपको दिमाग लगाते हुए करना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट अपने पास बात करें तो जैसे एक एग्जांपल और बना लिखता हूँ, उसके बाद में इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आगे वाला कार्य पढ़ते हैं। नाउन क्लोज का जो पांचवा कार्य वो पढ़ते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूंगा बहुत ही आसान, द फादर लाफ्ड द गर्ल्स वर डूइंग। अब फादर वो हंसे भाई, किस पर हंसे? जो लड़कियां कर रही थी। तो आपको एक ऐसा प्रीपोजिशन देखना है जो अपने पास इसके साथ जुड़ सके और अपने पास यहाँ पे अपन इसको क्या बना सके? ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन बना सके। तो कैसे बनाएंगे इसको? जैसे द फादर लाफ्ड, लाफ्ड के बाद में वैसे एक प्रीपोजिशन आता भाई व्हाट, एट आता है लाफ्ड के बाद में, एट व्हाट द गर्ल्स वर डूइंग। यानी कहने का मतलब है कि आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग, उस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है जो आपको वहां पे सुटेबल लगता है। ऐसा नहीं कि इन कर दूं मैं यहाँ पे, तो इन तो आएगा नहीं क्योंकि लास्ट के बाद में इन नहीं आता है। तो ये थोड़ा सा आप पे डिपेंड करता है भाई, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल और बताएं तो जैसे द पुलिस इंक्वायर्ड
द मैटर हैपन। अब वहां पे पुलिस ने इंक्वायरी की है भाई, इंक्वायरी की किसमें, द मैटर हैपन, उसमें जो कि क्या मैटर है, कोई घटना घटित हो गई होगी, तो उसमें मैटर है, इंसिडेंट है, जो भी है वो आप पे डिपेंड करता है, कोई भी शब्द बना लो भाई बस। तो मैं जैसे कि इसका एग्जांपल बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, द पुलिस। अब इंक्वायरी के बाद में इन आता है भाई, तो ये आपको ऊपर डिपेंड करता है। मैं प्रीपोजिशन में बिल्कुल आसान भाषा से समझाने वाला हूं। इंक्वायर्ड इनटू क्या आएगा, इंक्वायर्ड इनटू व्हाट, दैट, द किसमें, इंक्वायर्ड इनटू दैट द प्रीपोजिशन, दैट द मैटर हैपेंड। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हो। द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू दैट द मैटर हैपेंड, पुलिस ने छानबीन की किसमें, जो मैटर घटित हो गया था उसमें अपन ने, पुलिस ने जान पहचान या छानबीन है वो की है। इस तरीके से आपको क्या है, एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए एक सिंपल सेंटेंस को उसका ऑब्जेक्ट बना देना है। उस क्लोज को क्या कर देंगे अपन, ऑब्जेक्ट बना देंगे प्रीपोजिशन का, और वाक्य को क्या बना देंगे, कॉम्प्लेक्स बना देंगे। आगे की बात करें तो अपने पास जो नाउन क्लोज का पांचवा कार्य होता है वो पढ़ने वाले हैं। नाउन क्लोज के पांचवें कार्य की बात करें तो वो होता है अपने पास नाउन इन अपोजिशन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, नाउन क्लोज एज नाउन इन अपोजिशन, नाउन क्लोज एज नाउन इन अपोजिशन। मैं ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको ध्यान में रहेगा भाई, नहीं तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता नाउन इन अपोजिशन। अब सबसे पहले आप समस्या आएगी कि नाउन इन अपोजिशन क्या होता है। तो आपको मैंने फिर भी अभी भी कह रहा हूं कि जहां से अपन ने सिंथेसिस शुरू किए थे, और सिंपल सेंटेंस को जब अपन दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है वो समझा रहे थे, तब हमने इसके बारे में बहुत गहनता से डिटेल से बात कर ली थी। वो आसान भाषा में समझाएगा और आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि एक संज्ञा के बाद, नाउन के बाद, एक नाउन के बाद, मैं ऐसे लिख देता हूँ नहीं तो समझ, एक नाउन के बाद दूसरी नाउन को, ये मैंने बता दिया भाई, लिखना ही नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि नाउन इन अपोजिशन क्या होता है। तो जैसे नाउन इन अपोजिशन की बात करें तो मैं पहले एक सिंपल सेंटेंस लिख के बताता हूं, उसके बाद में आप लोगों को एक बात बताते हैं, यानी नाउन क्लोज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे लिख देता हूं, एक सिंपल सेंटेंस बनाए तो जैसे राम द पोइट इज माई फ्रेंड। अब कोई पूछे आपसे ये द पोइट क्या है, तो ये संज्ञा के बाद दूसरी संज्ञा रखी जा रही है कि राम कवि, राम जो कि कवि है वो क्या है, इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो बस ये संज्ञा के बाद दूसरी संज्ञा रखने क्या होती है, नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। अब आपको बस इसकी जगह क्या है, ये तो अपन ने एक शब्द लिखा है, एक नाउन ही लिखे, लेकिन आपको यहाँ पे किसका प्रयोग करना है, नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए ये वाक्य बनाएंगे, तो तब जाके वो अपने पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। कैसे, जैसे मैं आपको इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्या, नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। अगर आपने पिछली वाली क्लास देखी तो आपको पता है डेफिनेशन, फिर भी नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं कि शब्दों का ऐसा समूह है जिसका खुद का प्रेडिकेट और खुद का सब्जेक्ट और खुद का प्रेडिकेट और वो मुख्य वाक्य का हिस्सा हो, उसे अपन क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लोज का होना जरूरी है, डिपेंडेंट वाक्य का होना और डिपेंडेंट क्लोज का होना जरूरी है। जैसे मैं अब एग्जांपल लिखूंगा इसके बारे में कि नाउन क्लोज एज नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे द रिपोर्ट इज ट्रू। अब क्या है, द रिपोर्ट इज ट्रू, रिपोर्ट सच है, एक सिंपल सेंटेंस। ही स्टोल हिज मनी। अब मैंने ये कहा भाई राम द पोइट, राम एक कवि, तो मैं यह बात करूं कि रिपोर्ट क्या है, द रिपोर्ट इज ट्रू। रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट यह है कि दैट
ही स्टोल हिज मनी, कि उसने उसके पैसे चुराए। तो मैं इस नाउन के बाद में नाउन क्लोज का प्रयोग करता हूँ। द रिपोर्ट, ये मैंने यहाँ पे रिपोर्ट लिख दी। अब रिपोर्ट क्या है? दैट ही स्टोल हिज मनी। दैट अतिरिक्त जानकारी है, तब मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर वहां पे कुछ कारण जान रहा होता, जैसे मैं वाक्य को समझाऊंगा मैं, द रिपोर्ट दैट ही स्टोल हिज मनी, अब जो बच गया वो यहां पे लिख देंगे इज ट्रू। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं ये पूछूंगी रिपोर्ट क्या है? ही स्टोल हिज मनी, ये अपने पास। अब ये नाउन इन अपोजिशन कैसे? तो ये रही नाउन इन अपोजिशन, नाउन, और इसके पास ये रहा नाउन क्लोज, जो क्या है? यही है, एक संज्ञा के बाद दूसरी संज्ञा रखना ही नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। अब बात करते हैं कि ये नाउन क्लोज कैसे है। तो शब्दों का ऐसा समूह है जिसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का प्रेडिकेट हो, तो ये होगा प्रेडिकेट, और वह मुख्य वाक्य का हिस्सा हो, वही अपने पास क्या होता है? नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। नाउन क्लोज एज इन अपोजिशन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल और बनाता हूं, आपने तो फिर कहोगे सर समझ में नहीं आया है। एग्जांपल की बात करें तो जैसे नाउन क्लोज एज नाउन इन अपोजिशन की बात करें, जैसे ही, दैट, नहीं सॉरी, दिस इज अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट, अब अनफॉर्चुनेट नाउन हो गई अपने पास। दिस इज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ही इज नो मोर, कि वो नहीं रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आपको क्या करना है? इस नाउन के बाद में उस नाउन को अपन अपोजिशन में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? दिस इज अनफॉर्चुनेट। अब अनफॉर्चुनेट क्या है? दैट ही इज नो मोर। तो ये रहा आपके पास नाउन क्लोज, और इस नाउन के बारे में, तो यानी इस नाउन के बारे में ये लिख रहा है, तो ये अपने पास शब्दों का ऐसा समझ जिसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का प्रेडिकेट हो और वह मुख्य वाक्य का हिस्सा हो, वही अपने पास क्या होता है? नाउन क्लोज कहलाता है। अब ये आप कहोगे सर नाउन इन अपोजिशन कैसे हैं? तो ये बिल्कुल ऐसे है। दिस इज अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? ही इज नो मोर, तो ये अपने पास दुर्भाग्यपूर्ण है। तो एक संज्ञा के पास दूसरी संज्ञा इस तरीके से ये लिखी जा रही है। चलो दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं आप लोगों को, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों को ये थोड़ा सा टफ मैटर लगता है। अब आपको तो टफ लगता है, मुझे बिल्कुल आसान लगता है, तो ये मैं, चलो एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे द मैटर इज अननोन टू मी। द मैटर इज अननोन टू मी, यानी मैटर है वो, मैं उससे अनभिज्ञ हूं। ही intended to come। अब मैंने एक वाक्य लिखा भाई कि द मैटर इज अननोन टू मी, ही इंटेंडेड टू कम। मेरे लिए वो मैटर अनभिज्ञ है कि वो आने वाला है, उसने क्या इरादा बनाया भाई आने का, तो मैं उससे अनभिज्ञ हूं। तो ये क्या है? अनभिज्ञ। द मैटर क्या है? दैट ही इंटेंडेड, तो ये लिखूंगा मैं, तो क्या लिखूंगा मैं? दैट मैटर। अब ये मैटर क्या है? मैटर वो है, तो मैटर यहां पे लिख दूंगा दैट ही इंटेंडेड टू कम, और बाद ये जो बच गया वो लिख देंगे, टू इज अननोन टू मी। ये आपको भाई डिपेंड करता है, आप समझ जाओगे बिल्कुल। वाक्य एग्जांपल देते समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से ये भी समझ गए होंगे कि भाई मैटर क्या है। मैटर ये है अपने पास इसका शब्दों का ऐसा समूह जिसका खुद का सब्जेक्ट खुद का प्रेडिकेट हो और अपने पास नाउन का कार्य कर रहा है। कैसे कर रहा है? मैटर की बात कर रहा है। मैटर क्या है कि भाई वो आने का इरादा कर चुका है। ये मैं थोड़ा सा चलो एक एग्जांपल और आप लोगों को, जैसे जैसे मैं एग्जांपल सॉल्यूशन कराऊंगा जैसे, और बाद में जब अपनी लाइव क्लास होगी उसमें भी आप लोगों को समझाने वाला हूँ। जैसे द न्यूज गेव
gave me much pleasure। अब इस न्यूज ने भाई मुझे क्या बड़ी खुशी दी। अब न्यूज क्या है, ही वन द गोल्ड मेडल। अब ये बात आपको देखना है भाई कि भाई न्यूज है मेरे पास, न्यूज क्या है, ही वन द गोल्ड मेडल। तो आपको उसका क्लोज बनाते हुए इसके बाद में लिखना है, क्यों, क्योंकि न्यूज तो वही है, तो न्यूज के बाद न्यूज लिखेंगे भाई, द न्यूज। तो मैंने न्यूज लिख दिया यहाँ पे। अब दैट, अब जब आप सिंपल सेंटेंस देखोगे ना, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसमें नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाया था, उसको देखना पहले, तब जाके ये समझ में आएगा। द न्यूज दैट ही वन द गोल्ड मेडल। अब क्या है, उसने क्या किया, उस न्यूज ने गेव मी मच प्लेजर। मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये आपको समझना है। तो इस तरीके से अपने पास नाउन इन अपोजिशन का कार्य भी कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि अपने पास जो एग्जाम्पल वो खत्म नहीं होने वाले हैं, एग्जाम्पल भरे पड़े हैं हमारे पास। एग्जाम्पल समझाते समझाते अपनी क्लास है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जब अपनी लाइव क्लास चलेगी तब मैं आप लोगों को यहाँ पे दोबारा ये एग्जाम्पल ये टॉपिक है वो समझाने की कोशिश करूँगा। जाने से पहले एक बात बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे आ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, जिसको ज्वाइन करके आप अपनी क्विज में भाग ले सकते हो। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितनी तैयारी की है। मिलते हैं आगे की क्लास में एडजेक्टिव क्लोज के साथ, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।